आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ आर्ट्स का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग, सत्यार्थ न्यू बैच आरंभ हो गया है और न्यू बैच आरंभ होने वाला है। जॉइन अहेड बी अहेड। पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें आधा से ज़्यादा आपको याद ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। समझिएगा, ये आधुनिकरण का रास्ता। आधुनिकरण मतलब क्या होता है? तो मॉडर्नाइजेशन, जैसे कुछ भी चीज़ें बदलाव होने लगती है, बहुत सारा चीज़, जैसे रेलवे बदलने लगा, व्यापार बदलने लगा, इकोनॉमिक चेंज होने लगा, सोशल चेंज होने लगा, धर्म चेंज होने, रिलीजन चेंज होने लगा। तो ये सभी चीज़ें जो चेंज हुआ, तो उसके कारण ना चीन और जापान में के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुआ है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समझना है, आधुनिकरण का रास्ता चैप्टर का नाम है। अब ये चीन और जापान कहाँ पर है? तो एशिया में पड़ता है, याद रखिएगा। ये सुदूर पूर्व का एक क्षेत्र है। अब ये चीन में यहाँ पे हम लोग पहले चाइना का पढ़ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, चीन और जापान कहाँ है? तो एशिया में है, ये सुदूर पूर्व में पड़ता है। चीन में का प्रमुख विचारधारा क्या है? तो कन्फ्यूशियसवाद है। चीन कहाँ है? एशिया में। चीन में साम्यवादी सरकार का स्थापना 1921 में हुआ है और चीन में साम्यवादी सरकार का स्थापना होने के बाद प्रमुख नेता माओ से तुंग बने थे। चीन में की मुद्रा जो है युआन है। चीन में खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाया गया था और चीन में मिंग वंश का शासन 1368 से 1644 ईस्वी तक चला था। चीन में मंजू राजवंश का स्थापना 1644 में स्टार्ट हुआ था, 1911 तक चला था। 1911 में मंजू राजवंश का समाप्ति हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं, गाड़ी आ गया था, मैंने समझते हैं। आधुनिकरण का रास्ता विशेष रूप से किस चीज के बारे में है? तो एक तरह का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है उसी के बारे में है। तो यहाँ पे चीन और जापान का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। तो याद रखिए, चीन और जापान एशिया में है और ये सुदूर पूर्व का एरिया है, क्षेत्र है। अब चीन का प्रमुख विचारधारा क्या है? तो कन्फ्यूशियसवाद है। चीन एशिया में पड़ता है। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना 1921 में हुआ है। साम्यवादी सरकार का स्थापना होने के बाद चीन में प्रमुख नेता माओ से तुंग बने थे। चीन की मुद्रा युआन है। चीन में खुले द्वार का नीति जो अपनाया गया है 1978 में अपनाया गया। मिंग वंश का शासन चीन में 1368 से 1644 ईस्वी तक था। चीन में मंजू राजवंश का स्थापना 1644 में हुआ था, जो 1911 में मंजू राजवंश का चीन में समाप्ति हुआ। और चीन में मंजू राजवंश का समाप्ति होने के बाद चीन में गणतंत्र का स्थापना हुआ, या फिर बोल सकते हैं आधुनिक चीन। चीन में गणतंत्र का स्थापना का पिता को सन्यात सेन को माना जाता है। आधुनिक चीन का पिता भी सन्यात सेन को माना जाता है। जब मंजू राजवंश का समाप्ति 1911 में हुआ, इसके बाद यहाँ पे चीन में गणतंत्र का स्थापना हुआ, या आधुनिक चीन का स्थापना हुआ। तो याद रखिएगा, आधुनिक चीन के पिता कौन कहलाते हैं? तो सन्यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? सन्यात सेन। चीन में गणतंत्र का स्थापना किसने किया? तो सन्यात सेन। सन्यात सेन जो थे 3 सिद्धांत दिए, तो वही सिद्धांत को चीन में फॉलो किया जाता है। राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। चीन के सन्यास सेन के सिद्धांत को चुई के नाम से प्रचलित है, बहुत ज्यादा उनको बोला जाता है उनके सिद्धांत के नाम का। ये सुनिएगा, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और चीन का प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो हान है। और चीन ताइवान से अलग कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। और चीन में ताइवान से अलग होने के वहां पे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन भी 1949 में हुआ था। अब याद रखिएगा, चीन में जो चियांग काई शेक जो थे ना, भाग करके ताइवान में छिप रहे थे। और ताइवान में गणतंत्र का भी स्थापना कौन किए थे? तो ये चियांग काई शेक के द्वारा चीन में ताइवान में गणतंत्र का स्थापना हुआ था। अब चीन और ब्रिटेन में प्रथम हपीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, जिसमें चीन हार गया था, ब्रिटेन जीता था। अब इस प्रथम हपीम युद्ध में 1839-42 में हुआ। तो इसके बाद युद्ध के बाद एक संधि हुआ था प्रथम हपीम युद्ध के बाद, जिस संधि का नाम क्या पड़ा? नानकिंग संधि। ये इधर से लिखाएगा। ये अगस्त 1842 में हुआ था। अब देखो, ताइपिंग विद्रोह जो था उसका नीति कौन किया था? हुंग सियो किया था। अब एक बार सारा पूरा चाइना का रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोले, चीन के प्रमुख विचारधारा क्या था? कन्फ्यूशियसवाद। चीन कहाँ पड़ता है? तो एशिया में। चीन में साम्यवादी सरकार का स्थापना कब हुआ? 1921 में। चीन में साम्यवादी सरकार का स्थापना के बाद प्रमुख नेता कौन बने? तो माओ से तुंग। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन। और चीन
खुले द्वार की नीति कब अपनाया? 1978 में। चीन में मिंग वंश का शासन कब से कब तक था? 1368 से 1644 में। मंजू राजवंश का चीन में स्थापना कब हुआ? 1644 में। मंजू राजवंश का समाप्ति कब हुआ? 1911 में। अब बोले मंजू राजवंश का समाप्ति के बाद चीन में गणतंत्र का स्थापना कब हुआ? तो 1911 के बाद हुआ था। तो चीन में गणतंत्र का स्थापना किसने कराया था? sun यat-sen। आधुनिक चीन के पिता कौन कहलाते हैं? sun यat-sen। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? जैसे भारत के राष्ट्रपिता जानबे करते हैं, महात्मा गांधी प्रचलित है। sun यat-sen के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन है? तो राष्ट्रवाद, गणतंत्र या समाजवाद है, जिसको क्या कहा जाता है सिद्धांत को? तो चुई कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1921 में। चीन के प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो हान है। चीन ताइवान से अलग कब हुआ था? तो 1949 में। जिस समय क्या गठन हुआ था? रिपब्लिक ऑफ चाइना का भी गठन कब हुआ था? 1949 में। अब बोलेगा चियांग काई से भाग करके कहाँ छिप गए थे? तो ताइवान में छिप गए थे। अब ताइवान में गणतंत्र का स्थापना कौन कराया था? तो चियांग काई शेख के द्वारा कराया गया था। प्रथम हाफिम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच में प्रथम हाफिम युद्ध हुआ था। अब प्रथम हाफिम युद्ध में कौन हारा था? तो चीन हार गया था। अब बोलेगा तो प्रथम हाफिम युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? तो नानकिंग संधि हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1842 में। अब ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? हुंग शियो। आगे बढ़ता है। अब जापान का बात आ रहा है, तो यह समझना, जापान एशिया में पड़ता है। जापान एक आइलैंड है, द्वीप है, 4 बड़े द्वीप है विशेष रूप से। अब इसमें जापान में प्रथम यूरोपीय कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली जानने करते भारत में भी पहला यूरोपीय कौन कंपनी आया था? पुर्तगाली आया था, जो वास्को डी गामा था। अब तो पता ही भारत का समुद्री रास्ते से खोज कौन किया था? वास्को डी गामा किया था। तो पहला पुर्तगाली भारत में ही आया था, वास्को डी गामा। इस तरह श्रीलंका में पहला कौन आया था? तो यूरोपीय कंपनी में भाई पुर्तगाली आया था। उसी तरह जापान में सबसे पहले कौन प्रथम यूरोपीय आया था? पुर्तगाली आया था। अब जापान कहाँ पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। जापान क्या है? तो आइलैंड है। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट कहा जाता है। जापान में को एशिया से बाहर निकाल देना चाहिए, कौन बोला था? तो फुकुजावा युकोची के द्वारा कहा गया था कि जापान को एशिया से बाहर निकाल देना चाहिए। अब जापान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1946 में मिला था। अब जापान गलती से अमेरिका के पर्ल हार्बर में हमला कर दिया था, जिसके कारण उसको ना परमाणु बम का हमला झेलना पड़ा था। वो जो था 6 अगस्त 1947 में। अब जापान के हिरोशिमा में अमेरिका जो था परमाणु बम पटक दिया था हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में, जापान के नागासाकी में परमाणु बम पटक दिया था, जिसके कारण जापान जानते ही है, प्रचलित है। तो ये हुआ था, याद रखिएगा। बोलेगा जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब विस्फोट किया गया था? तो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 में जापान के नागासाकी में परमाणु बम अमेरिका बजाड़ा था। तो ये याद रखिए। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918 में हुआ था। अब टोक्यो जो है एडो के नाम से प्रचलित था। इसमें बोले प्रथम ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1964 में प्रथम ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था जापान से। पहली रेलवे जापान में कब स्टार्ट हो, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो टोक्यो से योकोहामा तक चला था। जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। जापान का राजधानी टोक्यो है, याद रखिएगा। जैसे चीन का बीजिंग। जापान में शासन किसका था? तो शिकोगु का था। जापान ने जो था कोरिया पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1910 ईस्वी में, जो जोसन राजवंश का अंत कर दिया था। कोरिया पर कब्जा करने के बाद वो जोसन राजवंश था। कोरिया में एक राजवंश था जिसका नाम क्या था? जोसन राजवंश। ये इसका समाप्ति हो गया, क्योंकि 19वीं सदी तक जोसन राजवंश का ही शासन था कोरिया में, लेकिन जापान कब्जा कर लिया था कोरिया पर। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1946 में बना था। जापान में शासन 12वीं सदी तक किसका था? तो शोगुनों का था। जापान में और रूस के बीच युद्ध हुआ था, रूस हार गया था। रूस कितना कब हुआ था? तो 1904 से 1905 के बीच में जापान और रूस में युद्ध हुआ था, जिसमें रूस हार गया था। जापान बहुत अमीर देश था, जिसके कारण वो भुगतान में सोना चांदी का पेमेंट करता था, जिसके कारण उसको काफी अमीर माना जाता था। अब यहाँ देखे मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ था? तो 1867-68 में हुआ था। इसको मेजी पुनर्स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फुकुजावा युकोची के द्वारा किया गया था। मेजी पुनर्स्थापना होने के कारण क्या हुआ? तो सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। शिक्षा प्रणाली प्राइमरी एजुकेशन में स्टार्ट हुआ, ताकि लोगों में ज्ञान प्रचार हो सके, शिक्षा मिल सके। क्या कि राजा लोग ना ये नहीं चाहता है। राजा लोग हमेशा चाहता है, पता है क्या? मूर्ख जनता जो है ना, हमेशा मूर्ख रहे। मूर्ख रहेगा ना
तो क्या होगा, विरोध नहीं करेगा, उसको जैसे भी फुसलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, उसके बुद्धि से खेला जा सकता है। इसीलिए कभी भी ना शिक्षा और ज्ञान का प्रचार नहीं करता है राजा लोग हमेशा। तो ये लोग था, लेकिन यहाँ पे मेजी पुनर्स्थापना होने के कारण क्या हुआ, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल समझना, तुम सोच के देखना, तुम राजा है, तुम क्या करेगा, सबसे पहले क्या करना होगा जानते हो, प्रजा को शांत रखने के लिए तरह तरह का चीज अपनाना होगा। तो इस कारण ना खास तौर पे वैसे चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें प्रजा जो होगा विरोध नहीं करे, मेन मुद्दा भूल जाए। तो ये लोग ऐसे ही करता था खास तौर पे। जब वो समझिएगा साम्यवादी नेता टॉरिस्टिक जो था कहाँ का था, तो रूस का था। अब यहाँ देखिए कोरिया में पार्क खान है जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, याद रखिएगा, बोलेगा कोरिया का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पार्क खान है था। अब ये सारा क्वेश्चन एक बार जरूर वीडियो देख लेना क्योंकि इससे याद हो जाएगा। और अभी जो है देखो एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान सुनना। 28 तारीख वाला एग्जाम तो कुछ पता नहीं चलेगा, समझे, लेकिन 27 वाला और 29 वाला बुझाएगा। क्या 28 वाला तीनों एक साथ एग्जाम है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन इको को छोड़ना नहीं, सारा भर देना, जितना आएगा पहले वो बना लेना, इसका भर देना, छोड़ना नहीं, ये गलती नहीं करना। और 12 11 की तरह तो नहीं पढ़ना, 12 मेहनत करना रगड़ के, नहीं मेहनत करेगा ना तो बहुत दिक्कत होता है, तुमको नहीं पता है, आदत बन जाएगा नहीं मेहनत करने के लिए मेहनत करना होगा। जैसे नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत नहीं पढ़ने के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारा लड़का क्या करता है, पढ़ता नहीं है तो उससे ज़्यादा डबल मेहनत करता है। वो जो नहीं पढ़ता है वो खाली नहीं पढ़ने के लिए पढ़ने से ज़्यादा मेहनत करता है, उसके अंदर आंतरिक संघर्ष होते रहता है और दुख होते रहता है इस चक्कर में। तो इससे बढ़िया क्या है, पढ़ने में मेहनत करो। बहुत लड़का जो नहीं मेहनत करता है तो उसको देखना, वो अधिकांश क्या होता है, मेहनत करने वाला से ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला करता है, और उसके कारण उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख रहेगा, बहुत टेंशन में रहेगा, हेडेक में रहेगा, और जीवन में आउटपुट $, इससे बढ़िया क्या है, मेहनत करो यार। और कुछ कुछ लड़का का आदत बनते जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं 12 में ऐसे नहीं करना, का दिक्कत करेगा क्योंकि फ्यूचर होता है, फ्यूचर का बेस है। आप गौर करना, तुम लोग को जितना ही बैठा हो ना अपने अपने लाइफ में देखना, जो मेहनत नहीं करता है उसके साथ जीवन में कितना दुख है। वो ज़्यादा टेंशन में रहता है, मेहनत करने वाला खुश रहता है, उसके चेहरे में एक अलग चमक होता है, वो ज़्यादा मिजाज में रहेगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ये शब्द कभी नहीं आता है, यदि वदि लेकिन तो मगर न हुआ क्या करेंगे, ये सब कभी नहीं आता है। जब आ रहा है समझ आ तो मेहनत नहीं कर रहे हो, ये सब वर्ड आता नहीं, न होगा, वो न होगा, ये होगा, क्या करेंगे, न होगा, फ्यूचर क्या होगा, कैसे करेंगे, जीवन कैसे काटेंगे, शादी ब्याह करने के बाद कैसे जीवन गुजरेगा। तो याद रखना, ये सब वर्ड यदि दिमाग में आ रहा है तो समझ जाना तुम मेहनत नहीं कर रहे, इसीलिए आ रहा है। ये सब नहीं आता है, झूठ नहीं बोलते हैं। ये सब किसके पास आता है जानते हो, जो निठल्ला हो गया है, खाली रील देखी समय गुजारिश। बेरोजगार आदमी जो होता है किसी भी चीज का वैल्यू बढ़ा देगा, किसी भी चीज का, बकवास चीज का वैल्यू बढ़ा देता है, अच्छा चीजों का। इसलिए बढ़िया क्या है, अपने मेहनत करेंगे अपना वैल्यू बनाएंगे, इसलिए सही जगह करना मेरा यही रिक्वेस्ट है। 12 मजाक में नहीं लेना यार। चलिए।